नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कोई रिपोर्ट या लेख नहीं है, बल्कि कुछ कुछ ऐसा है जिसे देखकर शायद स्कूल के दिनों की याद आ जाए। ये हिंदी गद्य साहित्य के विकास से जुड़े ढेरों वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 10वीं कक्षा की कोई गाइड बुक हमें भेज दी हो। तो आज का मिशन थोड़ा अलग है। इन बिखरे हुए सवालों और उनके जवाबों को एक-एक करके जोड़ना और ये समझने की कोशिश करना कि ये सब मिलकर हिंदी गद्य की क्या तस्वीर बनाते हैं। ये एक पहेली की तरह है ना? देखते हैं कि कौन से लेखक, कौन सी किताबें और कौन से दौर इस पहेली के सबसे बड़े और सबसे अहम टुकड़े हैं। चलिए इसे सुलझाना शुरू करते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है, क्योंकि ये महज सवाल जवाब नहीं है। ये एक तरह का नक्शा है। नक्शा? हाँ, जो हमें बताता है कि हिंदी साहित्य के किन मील के पत्थरों को सबसे जरूरी माना जाता है। जिन्हें अकादमिक दुनिया पढ़ाना चाहती है। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं ना, तो एक पैटर्न उभरता है, एक ढांचा कि साहित्य के इतिहास को कैसे समझा और परोसा जाता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहला टुकड़ा जो मुझे इस पहेली में साफ साफ दिख रहा है, वो एक नाम है जो बार बार आ रहा है। जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल। इनके नाटकों का जिक्र है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कहानी आकाशदीप का भी। ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा कोना है इस तस्वीर का। बिल्कुल है, और इसकी एक बड़ी वजह है। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक थे। छायावाद युग? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये हिंदी कविता का वो दौर था जब कल्पना, प्रकृति और व्यक्तिगत भावनाओं को बहुत महत्व दिया गया। एक तरह का रोमांटिक दौर कह सकते हैं। प्रसाद ने इसी नजरिए को अपने गद्य, खासकर नाटकों में उतारा। यहाँ एक बात मेरे मन में आ रही है जी। उनके नाटक चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये तो ऐतिहासिक हैं। हाँ। तो उस दौर में ये इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? क्या ये सिर्फ इतिहास की कहानियां थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो सिर्फ इतिहास नहीं दोहरा रहे थे, वो एक तरह से आजादी की लड़ाई के लिए सांस्कृतिक हथियार गढ़ रहे थे। अच्छा। सोचिए, वो दौर गुलामी का था, जब भारत अपनी पहचान खोज रहा था। हाँ। तब प्रसाद ने गुप्त काल का सुनहरा अतीत दिखाकर लोगों को याद दिलाया कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। सही बात है। तो स्कंदगुप्त सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों के सामने खड़े एक स्वाभिमानी भारत का प्रतीक बन जाता है। हाँ। ये नाटक उस वक्त के लोगों में आत्मविश्वास भरने का काम कर रहे थे। अच्छा, तो ये सिर्फ नाटक नहीं बल्कि एक तरह का नेशनल मोटिवेशन था। बिल्कुल। अब पहेली का एक और बड़ा टुकड़ा है जो प्रसाद की दुनिया से बिल्कुल अलग लगता है, मुंशी प्रेमचंद। ओ, प्रेमचंद। हाँ। कैसे? एक तरफ प्रसाद का ऐतिहासिक रोमांटिसिज्म है, तो दूसरी तरफ प्रेमचंद का कठोर सामाजिक यथार्थवाद। अगर प्रसाद का कैमरा इतिहास के भव्य सेट पर लगा है, तो प्रेमचंद का कैमरा 20वीं सदी के किसी धूल भरे गांव पर टिका है। वाह। गोदान को इसीलिए उपन्यास सम्राट का दर्जा मिला, क्योंकि उसने भारतीय किसान की जिंदगी, उसके कर्ज, उसके संघर्ष को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख दिया। वो एक महाकाव्य है हमारे समाज का। और हंस पत्रिका, एक लेखक का पत्रिका चलाना, ये कितना महत्वपूर्ण था? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हंस सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, वो एक आंदोलन थी। आंदोलन? हाँ। प्रेमचंद ने उसके जरिए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस छेड़ी, नए लेखकों को एक मंच दिया जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। तो एक तरफ वो गोदान लिखकर साहित्य रच रहे थे, और दूसरी तरफ हंस से साहित्य का भविष्य गढ़ रहे थे। एक मिनट, इन सवालों में बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जिक्र आ रहा है। लेकिन एक कहानीकार या नाटककार के तौर पर नहीं, बल्कि चिंतामणि और रस मीमांसा के लेखक के तौर पर। हाँ। ये थोड़ा अजीब नहीं है? कहानीकारों और नाटककारों के बीच में एक आलोचक इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैदान में खिलाड़ियों के साथ साथ रेफरी का नाम भी बार बार लिया जा रहा हो। आपकी रेफरी वाली उपमा एकदम सटीक है। अच्छा। आचार्य शुक्ल वही थे, उन्होंने ही खेल के नियम तय किए। उनसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास बिखरा हुआ था। शुक्ल जी ने पहली बार उसे व्यवस्थित किया, कालखंडों में बांटा। अच्छा। लेखकों का मूल्यांकन किया और बताया कि किसे महान माना जाना चाहिए और क्यों। चिंतामणि में उनके निबंधों ने ये दिखाया कि हिंदी में कितनी गहराई से सोचा और लिखा जा सकता है। उनका कद इतना बड़ा हो गया कि उनके नाम पर ही एक पूरे युग का नाम पड़ गया, शुक्ल युग। शुक्ल युग? जी। तो वो सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक स्कूल ऑफ थॉट थे, एक पूरी संस्था। वाह।
तो उन्होंने ही वो ढांचा बनाया जिसके अंदर हम आज प्रसाद और प्रेमचंद को पढ़ते हैं। बिल्कुल। अब जब युग की बात छिड़ी है तो इन सवालों में शुक्ल युग की समय सीमा भी पूछी गई है, 1919 से 1938 तक। ये दौर इतना खास क्यों रहा होगा? इसे हिंदी गद्य का स्वर्णकाल कह सकते हैं। स्वर्णकाल? हाँ, सोचिए, इसी एक दौर में निबंध और आलोचना में आचार्य शुक्ल शिखर पर थे, उपन्यास में प्रेमचंद, नाटक में जयशंकर प्रसाद और कविता में पूरा छायावाद, मतलब प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा सब अपने चरम पर थे। हर विधा में एक साथ इतने बड़े बड़े नाम काम कर रहे थे, इसीलिए ये दौर हिंदी साहित्य का सबसे ऊर्जावान और महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। ये तो कमाल है, आपने महादेवी वर्मा का नाम लिया। हाँ, उनका जिक्र भी इन सवालों में है, लेकिन उनकी कविताओं के लिए नहीं, बल्कि उनकी गद्य रचनाओं पथ के साथी और मेरा परिवार के लिए। जी। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, जो उनके काव्य की वजह से है। तो फिर उनका गद्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि महादेवी वर्मा ने ये दिखाया कि एक कवि जब गद्य लिखता है तो वो कैसा होता है, उसमें भी वही संवेदनशीलता और गहराई होती है। अच्छा। पथ के साथी में उन्होंने अपने समकालीन लेखकों जैसे प्रसाद और निराला के ऐसे यादगार संस्मरण लिखे हैं जो हमें उनके अनछुए पहलुओं से मिलाते हैं। और मेरा परिवार? वो तो अद्भुत है। उसमें उन्होंने अपने पालतू जानवरों, गिलहरी, हिरण, खरगोश के ऐसे सजीव रेखाचित्र खींचे हैं कि वे भी साहित्य के अमर पात्र बन गए हैं। उन्होंने दिखाया कि गद्य सिर्फ विचारों का नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं का भी माध्यम हो सकता है। तो अब तक हमने लेखकों और युगों को जोड़ा है। हाँ। चलिए अब इन सवालों में जो अलग अलग विधाएं या जॉनरे दिखाई दे रहे हैं, उन पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। उपन्यास की बात तो हमने की, लेकिन गोदान के अलावा त्यागपत्र जो जनेंद्र कुमार का है, हाँ, और शेखर एक जीवनी, अज्ञेगा, इन दोनों का भी नाम है। ये तीनों उपन्यास एक दूसरे से कितने अलग हैं? ये तीनों उपन्यास एक ही विधा के 3 अलग-अलग रास्तों की तरह हैं। अच्छा। जैसा हमने कहा, प्रेमचंद का कैमरा पूरे गांव पर है। वो हमें होरी का कर्ज, धनिया का संघर्ष, गांव की राजनीति सब दिखाते हैं। उनका फोकस समाज है। हाँ। लेकिन जैनेंद्र का कैमरा त्यागपत्र में एक ही पात्र मृणाल के दिमाग के अंदर चला जाता है। दिमाग के अंदर? हाँ, हमें समाज से ज्यादा ये दिखता है कि वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या उथल पुथल है। बाहरी दुनिया से ज्यादा जरूरी उसका आंतरिक संघर्ष हो जाता है। यही सामाजिक यथार्थवाद से मनोविज्ञान की ओर का सफर है। और अज्ञेय का शेखर एक जीवनी? अज्ञेय का कैमरा तो और भी अलग है। वो शेखर के मन के अंदर भी है और बाहर भी। वो सिर्फ कहानी नहीं कह रहे, बल्कि कहानी कहने के तरीके पर ही प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रयोग? जी। शेखर एक जीवनी एक व्यक्ति के विद्रोही मन की कहानी है जो समाज के बनाए नियमों से टकराता है। तो देखिए, एक ही विधा में समाज, व्यक्ति का मन और व्यक्ति का विद्रोह तीनों को कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि उपन्यास कैसे समाज से व्यक्ति के मन की तरफ गहरा उतरता गया। क्या यही बदलाव नाटक में भी दिख रहा है? यहाँ प्रसाद के चंद्रगुप्त के साथ मोहन राकेश के लहरों के राजहंस का भी जिक्र है। बिल्कुल यही बदलाव दिख रहा है। सच में? हाँ, प्रसाद के नाटक जहाँ राष्ट्रीय गौरव और इतिहास पर केंद्रित थे, वहीं मोहन राकेश ऐतिहासिक पात्रों को लेकर आज के इंसान के मन की उलझन दिखाते हैं। लहरों के राजहंस में नंद की कहानी है जो बुद्ध के अध्यात्मों और अपनी पत्नी के संसार के बीच फंस गया है। ये दुविधा तो आज भी हर इंसान के मन में होती है। बिल्कुल। तो मोहन राकेश ने नाटक को इतिहास के मंच से उतारकर हमारी ड्राइंग रूम के सोफे पर बिठा दिया। और निबंध, शुक्ल जी के गंभीर निबंधों के अलावा गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष, बेनीपुरी और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम है। ये कैसे अलग हैं? ये निबंध के 2 और सुंदर रूप हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में ज्ञान और सहजता का मेल है। अशोक के फूल पढ़ते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब इतिहास, साहित्य और लोक कथाओं की यात्रा कराए। अच्छा। वहीं राम वृक्ष, बेनीपुरी ललित निबंध के उस्ताद माने जाते हैं। ललित निबंध? ललित यानी सुंदर। ये वो निबंध हैं जो जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने में आनंद देने के लिए लिखे जाते हैं। गेहूं और गुलाब में वो गेहूं को भौतिक जरूरतों और गुलाब को कलात्मक जरूरतों का प्रतीक बनाकर जिंदगी का पूरा दर्शन समझा देते हैं।
पहेली के कुछ और टुकड़े भी हैं जो ध्यान हम खींच रहे हैं। जी। यहाँ 2 रचनाएं हैं, आवारा मसीहा जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और कलम का सिपाही जिसके लेखक अमृत राय हैं। ये दोनों किसी के जीवन पर आधारित हैं। हाँ, और यहीं हमें जीवनी और आत्मकथा का फर्क साफ पता चलता है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई लेखक अपने जीवन के बारे में लिखे तो वो आत्मकथा है, जैसे हरवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। लेकिन जब कोई लेखक किसी दूसरे महान व्यक्ति के जीवन के बारे में शोध करके लिखे तो वो जीवनी कहलाती है। आवारा मसीहा महान बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जिसे लिखने में विष्णु प्रभाकर को 14 साल लग गए थे। 14 साल? जी। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे उनके ही बेटे अमृत राय ने बड़े प्यार और अधिकार से लिखा है। तो आज इस परीक्षा पत्र को हल करते करते हमने हिंदी गद्य के एक पूरे युग की यात्रा कर ली। इन बिखरे हुए सवालों से जो तस्वीर उभरी है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक धुरी की तरह हैं, जिनके चारों ओर प्रेमचंद का यथार्थवाद और जयशंकर प्रसाद का आदर्शवाद घूम रहा है। क्या बात है। और फिर जैनेन्द्र, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, मोहन राकेश जैसे लेखक उस तस्वीर में नए और गहरे रंग भर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये प्रश्नोत्तर एक तरह से हिंदी गद्य का ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन जैसा है। ग्रेटेस्ट हिट्स? हाँ, यह हमें उन मुख्य कृतियों और रचनाकारों से मिलवाता है जिन्होंने हिंदी गद्य की नींव रखी, उसकी दिशा तय की और उसे आज की बुलंदियों तक पहुंचाया। यह वो साहित्यिक विरासत है जिसे जानना जरूरी समझा जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। हमने देखा कि इन सभी प्रश्नों में 20वीं सदी के शुरुआती 50-60 सालों के लेखकों का ही बोलबाला है। ये सोचना दिलचस्प होगा कि अगर आज 21वीं सदी में हिंदी गद्य साहित्य पर ऐसा कोई प्रश्न पत्र तैयार किया जाए तो उसमें किन नए लेखकों को जगह मिलेगी। एक अच्छा सवाल है। किन नई विधाओं को शामिल किया जाएगा, जैसे यात्रा वृत्तांत, डायरी या फिर आज का डिजिटल लेखन और ब्लॉगिंग। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में किसी लेखक का कद इतना बड़ा होगा कि उसके नाम पर किसी नए युग का नाम रखा जाए।